हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है और उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसमें आपको इस चैप्टर का आधे से ज्यादा चैप्टर उस पहले वीडियो में कवर कर लिए, कुछ पोर्शन बचा हुआ था तो इसके लिए हम सेकेंड वीडियो कर रहे हैं। देखिए, हमने सेल ऑर्गेनेल्स को स्टार्ट करना है। इससे पहले जो बहुत सारी चीजें उसमें देख ली है, सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहां तक हो गया था। बेसिकली साइटोप्लाज्म तक हमने कर लिया है। पहली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं उसको। और इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर आप कैमक्रस रवि सर चैनल पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में उसका भी लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बेटा जी, शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, राउंड या फिर ऑब्लोंग बैग। ऑब्लोंग मतलब एग वाला जो शेप होता है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, ऑब्लोंग बैग्स, राइट, ओके। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ के बारे में देखते हैं। रफ क्यों होता है? क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम्स जड़े हुए होते हैं और राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से ये रफ दिखने लग जाता है बेटा। राइबोसोम के प्रेजेंट की वजह से राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेन लेस होती है, मेम्ब्रेन लेस। इसकी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाकी सबकी मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की दो दो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की दो दो मेम्ब्रेन होती है, बट इस बेचारे के पास एक भी मेम्ब्रेन नहीं है। बहुत नाइंसाफी है इसके पास। तो रफ क्यों होता है? रफ समझ में आ गया, इनके सरफेस पे राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से रफ होता है ये। राइबोसोम में क्या बनता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और एक और चीज, लाइसोसोम का डाइजेस्टिव एंजाइम भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही या फिर यहीं पर बनाया जाता है। उसके बाद स्मूथ की बात करें तो स्मूथ में दो चीजें बनती है, फैट और लिपिड। फैट और लिपिड, और एक प्रोसेस है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? इस चीज को आप देखो, जो ये जो लिपिड बना और प्रोटीन, ये दोनों मिलके सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन आपको मालूम होना चाहिए, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं ये प्रोटीन और लिपिड की मदद से। कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता एग्जाम में बेटा, लिख के ले लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको लर्न कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक दो बातें और। क्या करता है ये? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, किसका? मटेरियल का। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो प्रोटीन उसमें बना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड में, टू द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। दूसरी बात, तीसरी बात, यहां पर ये सरफेस प्रोवाइड करता है कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन के होने के लिए। कुछ केमिकल रिएक्शन या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन को होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। और तीसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी ड्रग एंड पॉइजन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी ड्रग एंड पॉइजन, जैसे जहर खा लिया या फिर बहुत छोटा अमाउंट में कुछ आपने ड्रग या फिर जो भी है, उसके जो इफेक्ट को खत्म करने का काम करता है बेसिकली ये। डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग इन द लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कौन होते हैं? जिनके पास बैकबोन होते हैं। हमारे पास बैकबोन है, देखो ये पीछे में बैकबोन होती है। हिंदी में इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं बेटा, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। तो वर्टिब्रेट्स, तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन है वर्टिब्रेट्स, राइट। चलिए गोल्जी एपरेटस पे आ जाते हैं। गोल्जी एपरेटस, कैमिलो गोल्जी ने इसका डिस्कवरी करी थी सबसे पहले, और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है। तो मैंने बताया यार, सभी सेल ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड इसलिए इसको बोला जाता है। तो इट इज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो ये जो
पैरेलली अरेंज होते हैं, जैसे एक लेयर होगी, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर। तो ये जो एक स्टैकिंग हो रही है ना मेम्ब्रेन के लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, स्टैकिंग को सिस्टर्न कहते हैं। स्टैकिंग को क्या कहते हैं? सिस्टर्न। उसके बाद देखो जो मटेरियल जो सिंथेसाइज हुआ है नियर द ईआर, इसकी पैकेजिंग का काम, इसको डिस्पैच करने का काम, पैकेजिंग और डिस्पैच का काम गोल्जी apparatus के द्वारा किया जाता है टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स शुगर का भी फॉर्मेशन करता है। कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर, मतलब एक तरह से आप यूं कह लो ना, ग्लूकोज को, ग्लूकोज सिंपल शुगर होता है, इससे स्टार्च बना रहा होगा। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, तो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर रहा होगा। और तीसरी बात, ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में, लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो तो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था, और यहां पर लाइसोसोम का ही फॉर्मेशन हो रहा है गोल्जी एपरेटस में। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, इसके अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम कहां पर बन रहा था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, बेसिकली ये वेस्ट डिस्पोजल का काम करता है। वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट कहां से आगे? तो जो कोई फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आ जाते हैं उसको हम वेस्ट कहते हैं, या फिर सेल का कोई इंटरनल जो सेल ऑर्गेनेल है वो खराब हो गया, बाउंड हो गया, वॉन हो गया, तो उसको भी ये निपटाता है, उसको भी डिस्पोज करने का काम करता है। कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर लाइसोसोम। उसके बाद देखो, ड्यूरिंग द डिस्टरबेंस, मान लो कोई गड़बड़ी हो गई, सेल लाइसोसोम को ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ डिस्टरबेंसेस है, या फिर कुछ अनवांटेड चीज बहुत ज्यादा आ गई है, अनवांटेड चीज बहुत ज्यादा आ गई, तो ऐसे में क्या होता है कि लाइसोसोम खुद ही फट जाता है और पूरे ही सेल में फैल जाता है, और इससे पूरा का पूरा सेल ही निपट जाता है। ठीक है, पूरा सेल ही खत्म हो जाता है, देयर ओन सेल। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। सुसाइड बैग ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस द सेल। दो मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है इसकी। पहली वाली जो बाहरी वाली होती है वो तो पोरस होती है, और अंदर वाली डीपली फोल्डेड होती है, बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है। क्यों? फोल्डेड होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फोल्डेड होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इससे क्या होगा कि जो रिएक्शन जो होने का जो जगह है वो बढ़ जाता है, और ज्यादा से ज्यादा एटीपी ये प्रोड्यूस कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा ये एटीपी प्रोड्यूस कर पाता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी एनर्जी करेंसी होती है हमारी बॉडी की या फिर सेल की। एनर्जी करेंसी होती है हमारे बॉडी या फिर सेल की। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी होती है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बॉडी यूजेस स्टोर्ड एनर्जी। देखो हमारी हम जो कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, उसमें एटीपी ही यूज होती है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसमें एटीपी ही यूज होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। इसकी खुद की माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की डीएनए होती है, खुद की राइबोसोम होती है। इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अपना एक तरह से खुद का मेटाबॉलिज्म है, और ये खुद के प्रोटीन्स को बना सकते हैं, खुद प्रोटीन्स को फॉर्म कर सकते हैं। इनको पता चल जाता है कौन सी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। चलिए प्लास्टिड में आते हैं। एक केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाए जाएंगे, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। दो टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ये व्हाइट या फिर कलरलेस होते हैं, एक ही बात है। साइंस में व्हाइट को कलरलेस ही कहते हैं ना। कुछ क्रोमोप्लास्ट होते हैं, उसके अंदर में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है। कुछ क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है, और ऐसे क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऐसे क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में कौन है? क्लोरोफिल है। कौन है? क्लोरोफिल है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट में इस ग्रीन पिगमेंट के अलावा येलो और ऑरेंज कलर के भी थोड़े बहुत पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है। मेनली क्या क्या स्टोरेज करता है? स्टार्च को
ऑयल को, प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स, मतलब एक ही बात है, स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन्स को, ठीक है। उसके बाद इट हैज वेरियस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा करके इस तरीके से मान लो कि ये देखो, ये स्ट्रोमा हो गया, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे मेम्ब्रेन की लेयर होती है, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन की लेयर है स्टैक्ड होती है बिटवीन द स्ट्रोमा। प्लास्टिड के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो ये प्लास्टिड के बारे में था। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप लर्न कर सकते हैं इस चीज को। ना वैक्यूल सैक होता है। ये वैक्यूल क्या होता है? एक प्रकार का स्टोरेज सैक होता है। इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड को स्टोर करके रखा जाता है। और सबसे पहली बात साइज के बारे में बात करते हैं। तो एनिमल वैक्यूल तो बहुत छोटे होते हैं, एनिमल वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं। और भैया जो प्लांट वैक्यूल होते हैं 50 से लेके 90% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करके रखते हैं। मतलब पूरे सेल, जो प्लांट सेल होता है उसका आधे से ज्यादा पोर्शन में क्या होता है? वैक्यूल होता है, सेल वैक्यूल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखनी होती है। एक और बात बताऊं, जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें क्या होता है? सेल सैप होते हैं। सेल सैप एक तरह से फ्लूइड की बात कर रहा है यहाँ पे। ये प्लांट को टर्गिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये सेल सैप प्लांट को टर्गिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये स्टोर करता है जैसे अमीनो एसिड, देख लो कितनी सारी चीजें, अमीनो एसिड, शुगर, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन, इतनी सारी चीजों को स्टोर करने के लिए प्लांट जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करता है कि भाई वैक्यूल का काम क्या है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा की बात करते हैं। अमीबा में एक डायरेक्ट वैक्यूल होता नहीं है, इसमें वैक्यूल बनता है। जैसे ही अमीबा, जैसे ये देखो अमीबा है, यहाँ पे कोई फूड है, इसको एनगल्फ करेगा, है ना, इसको अमीबा इसको एनगल्फ कर लेगा इस तरीके से, और यहां पर इसका फूड वैक्यूल, टेम्परेरी फूड वैक्यूल तैयार हो जाता है। तो अब इसके अंदर में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़े जाते हैं और फूड का डाइजेशन होता है। और डाइजेस्ट होने के बाद इस फूड को इजेक्ट भी, एमिट आउट भी किया जाता है। ये सारा का काम करता है यहाँ पे फूड वैक्यूल। देख रहे हो, ये देखो, स्पेशल फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। एक्सपेल कर लेता है, उसकी स्किन, जो मेम्ब्रेन वाली जो स्किन होती है वो फट जाती है और वहां से वो बाहर निकलती है ना। देखो सेल ऑर्गेनेल तो वही थे। अब लास्ट बचा हमारा सेल डिवीजन। देखो सेल जो है, नए सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल बनते हैं। शिल्डन एंड स्वान वाली जो थ्योरी है वो हमने पहले ही देखा था इस चैप्टर में, पहली वाली वीडियो में। तो सेल डिवीजन है क्या? प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू सेल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। दो प्रकार के सेल डिवीजन है, मिटोसिस और मियोसिस। मिटोसिस और मियोसिस में जो बेसिक डिफरेंस है, ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक तो ग्रोथ के लिए होता है और दूसरा ये देखो यहां पर रिपेयर के लिए होता है। ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। लेकिन यहाँ पे गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए होता है। और गैमेट्स फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो मियोसिस होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तो जो सेल है उसका ग्रोथ और रिपेयर, और यहाँ पे जो सेल डिवाइड होता है फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पस। सेकंड पॉइंट देखो, इसमें एक मदर सेल से दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड पॉइंट, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है। और यहां पे एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, 1 से 4। यहां पे एक मदर सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाते हैं आइडेंटिकल, और यहां पे एक मदर सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर डॉटर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो बराबर होते हैं जितने मदर सेल के अंदर थे। ठीक है,
मदर सेल एंड डॉटर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो बराबर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बेटा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो आधे हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे मान लो 4 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में, एक डॉटर सेल में 2 ही क्रोमोसोम्स होंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट, ये सिंगल स्टेप, 1 स्टेप डिवीजन होता है, और यहां पर ये 2 स्टेप की डिवीजन होती है। मियोसिस में 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप की डिवीजन होती है, यहाँ पे एक ही स्टेप का डिवीजन होता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा इस चैप्टर में जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। उम्मीद है बेटा जी आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट कर सकते हो आपको कौन सा और भी चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है या टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।